अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर्स ऑफ साइकोलॉजी। हम अपना सेंसेशन का जो चैप्टर है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने आई और ईयर अपना जो है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ा है। आज हम ये देखेंगे कि डिफरेंट जो विजुअल डिसऑर्डर्स या ऑडिटरी डिसऑर्डर जो है वो कौन से होते हैं, कि आँख के अंदर या विजन में पाए जाने वाले और हमारी ईयर में आँख और कान दोनों में पाए जाने वाले हमारे जो डिफेक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विजुअल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, कि हमारा आज का सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे विजुअल डिसऑर्डर्स को। कि नॉर्मली तो हमारी आंख जो है वो सब कुछ देख रही होती है, दूर की चीज़ें, करीब की चीज़ें, अल्लाह ताला ने उसको इस तरह से बनाया है कि वो क्लियर उसको नज़र आ रहा होता है। करीब की भी और दूर की भी चीज़ों को देख रही होती है, डिम कलर्स को भी देख रही होती है, ब्राइट कलर्स को भी देख रही होती है, और जो है वो धुंधलापन या ऐसी चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल क्लियर विजन होती है। लेकिन समटाइम्स आँख के अंदर या आँख का जो हमारा ऑर्गन है उसके अंदर या ऑप्टिक नर्व में या कहीं भी किसी भी वजह से प्रॉब्लम होने की वजह से आँख के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है कलर ब्लाइंडनेस। ये काफ़ी जो है वो फेमस टर्म है कलर ब्लाइंडनेस। आपने सुनी होगी बार बार कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि हमने आपको पता होगा कि हमारी आंखों में जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो दो चीज़ों को, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कॉन्स। रॉड्स जो हैं वो हमारे ब्लैक एंड वाइट को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, जबकि जो हमारे कॉन्स हैं वो कलर्स को डिटेक्ट करते हैं। तो अगर जो है वो कॉन्स के अंदर कोई मसला आ जाए तो कलर्स की जो डिटेक्शन है वो ख़राब हो जाती है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो भी दो तरह की होती है। नंबर वन पे टोटल कलर ब्लाइंडनेस, कि इसमें ये होता है कि इंसान जो है वो कोई भी कलर नहीं देख सकता, वो सिर्फ ब्लैक वाइट और ग्रे देख सकता है। हाँ, उसको ब्राइटनेस का पता चल जाता है कि कोई चीज़ ब्राइट है या डिम है, लेकिन उसको रंगों का, जैसे ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, कोई कलर उसको पता नहीं चलता। तो जो दूसरी टाइप है वो होती है पार्शियल ब्लाइंडनेस। पार्शियल ब्लाइंडनेस जो है वो, उसमें इंडिविजुअल को कुछ कलर्स नज़र आते हैं और कुछ नज़र नहीं आते। पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस में इंडिविजुअल जो है वो कुछ कलर्स, बेसिक कलर्स के को देख सकता है, लेकिन उनके दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। मतलब जैसे अब अगर हम ये देखें कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कलर जो है वो इफेक्ट हो जाती है इसमें। अच्छा, हेल्महोल्ट्ज जो है उसने इस सिलसिले में बड़ा काम किया है, और वो कहता है कि जो बेसिक कलर्स है ना, वो थ्री बेसिक कलर्स हैं, रेड और ब्लू और ग्रीन। अब कलर पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है कि इंडिविजुअल या तो रेड देख सकता है, या ब्लू देख सकता है, या ग्रीन देख सकता है, या इनमें से कोई दो देख सकता है लेकिन बाकी नहीं देख सकता, या कोई एक देख सकता है बाकी नहीं देख सकता। ये डिपेंड करता है उसकी आँख की जो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कॉन्स की प्रेजेंस और उनके गायब होने की निस्बत से। तो अब ये है कि वो ब्लू रेड और ग्रीन के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है उसको पता नहीं चल पाता, और उसके साथ साथ फिर जब वो इन कलर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता तो इनके जो सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी कलर्स हैं या कम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं उनको भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसमें टोटल में तो उसने टोटली जो है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट को देखता है, लेकिन जो पार्शियल है उसमें वो इन चीज़ों को भी देख रहा होता है। ये देखें, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हैं। टाइप्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि नॉर्मल विजन में आप ये देखें कि जब हम नॉर्मल विजन को देखते हैं तो उसमें ये सारे कलर्स, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, ब्लू भी है, ब्लू रेड ग्रीन येलो, ये सारे शेड्स हैं। लेकिन अब ये यहाँ पे देखें, इसके अंदर हमें रेड नज़र नहीं आ रहा और ग्रीन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ हमें ब्लू नज़र आ रहा है या थोड़े से ब्राउन और येलो के शेड, कि जो आपस में मिलकर एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसमें भी देखें, इसमें भी डिफरेंट कलर है। यहाँ पे भी देख लें, इसमें भी जो रेड है और वो इस तरह से जो है कलर जो है डिफरेंट किस्म के हमें नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो पार्शियल कलर ब्राइटनेस है वो इस तरह से होती है कि कुछ कलर नज़र आ रहे होते हैं और कुछ कलर नज़र नहीं आ रहे होते। अच्छा, दूसरा जो आँख का डिसऑर्डर है, विजन का डिसऑर्डर है, वो है
नाइट ब्लाइंडनेस। पहला हमने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस, आपने इसको मिक्स नहीं करना। ये है नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता है कि जब कोन्स में कोई मसला हो, या तो कोन्स हो ही ना या बहुत कम हो, या उनकी फॉर्मेशन में कोई मसला हो। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो ऐसी होती है कि इसमें जो रात के वक्त जो इंडिविजुअल है वो चीज़ों को देखने से उसको मसला होता है। अनएबल टू सी इन लो इल्यूमिनेशन। तो इससे अब आपको पता चलना चाहिए कि ये किस वजह से होता है। आपको अगर याद हो, हमने रॉड्स और कोन्स को जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वी एन इन लो इल्यूमिनेशन, कि जब कम लाइट होती है रात के वक्त, जब अब पहले, अब तो आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब आर्टिफिशियल लाइट्स बिल्कुल नहीं होती थी, अब तो हम रात को भी दिन का समा पैदा कर लेते हैं फ्लैश लाइट्स और ऐसी चीज़ें लगा के। लेकिन जो रात के वक्त नॉकटर्नल विजन जो है हमारी, वो रॉड्स की वजह से जो है वो अमल में आती है। तो जब रॉड्स के अंदर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल को रात को जो है वो सही नज़र नहीं आता, तो इस बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। नंबर 3 पे आ जाता है मायोपिया। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसको आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस में या आपको उसमें एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं। अच्छा, मायोपिया या नियर साइटेडनेस में जो इंडिविजुअल है वो करीब की चीज़ों को क्लियरली देख सकता है, लेकिन दूर की चीज़ों को देखने में उसको प्रॉब्लम होती है। और इसी तरह जो है वो कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं उनको नहीं देख पाता सही तरीके से। अच्छा, और इसके साथ एक और जो इससे रिलेटेड है वो है हाइपरोपिया, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल है वो जो दूर की चीज़ है वो देख सकता है, और यहाँ पे अब उलट हो जाएगा कि कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर की चीज़ों को क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो करीब की चीज़ें हैं उनको क्लियर नहीं देख सकता। अब मायोपिया में आप देखें कि कुछ बच्चे, जैसे छोटे बच्चों में ज़्यादा ये होता है कि वो अपनी बुक तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब उनको बोर्ड पे देखने के लिए कहा जाए तो उनको चीज़ें नज़र नहीं आती। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं देखे जाते, इसमें प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए फिर जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेक्टिकल्स का या ऐनक का या ग्लासेस का जो है इस्तेमाल बताते हैं। ये आपको इस इमेज की वजह से, मदद से आपको ये चीज़ ज़रा क्लियर नज़र आएगी। ये देखें, ये नॉर्मल जो विजन है उसमें जो रेटिना है उसके ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये फोबिया, आपको याद होगा येलो स्पॉट या फोबिया जहाँ मैंने बताया था कि रॉड्स और एंड कॉन जो है उनकी अक्सरियत यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे एक जो है इमेज बनती है ये नॉर्मल आई में। जबकि जो मायोपिया है उसमें इमेज थोड़ी आगे बन रही है। ये नियर साइटेडनेस है कि जो करीब का जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो रेटिना से थोड़ी सी आगे बन रही है, तो नियर ऑब्जेक्ट्स देखे जाते हैं क्लियरली, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देखे जाते। और इसी तरह हाइपरोपिया में ये देखें, ये जो इमेज है ये रेटिना से बहुत दूर जाके, बाहर जाके बन रही है, और इसकी वजह से दूर की चीज़ें जो हैं वो तो नज़र आ रही हैं, लेकिन करीब की चीज़ें नहीं नज़र आ रही। तो जब इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि रेटिना पे ही, फोबिया पे ही जो है वो इमेज बनेगी तो हमें नज़र आएगा, क्योंकि फोटो रिसेप्टर्स वहाँ पे होते हैं। तो जब यहाँ पे कोई डिफेक्ट आ जाए तो फिर उसमें इमेज जो है वो ठीक तरीके से नहीं बनती और वीएन में प्रॉब्लम आता है। और इसको फिक्स करने के लिए फिर जो है हम डॉक्टर्स ग्लासेस का और स्पेक्टिकल्स का जो है वो इस्तेमाल बताते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। अच्छा, एस्टिग्मेटिज्म में ये होता ये है कि जो कर्वेचर है आंख के लेंस का वो खराब हो जाए, उसकी गोलाई। कॉर्निया है उसकी गोलाई, आपने पढ़ा था ना कि सबसे अगला हिस्सा जो है वो कॉर्निया का, आंख का जो हिस्सा है अगला वो
क्या करता है कि वो अपनी जो आँख को उसकी शेप भी देता है और उसको उसकी गोलाई को बरकरार रखने के लिए। लेकिन अगर जो है वो उसमें कोई मसला हो जाए, उसके कर्वेचर में, उसकी गोलाई में कोई मसला हो जाता है या फिर लेंस के अंदर कोई मसला हो जाता है, तो जो इमेज है वो एक जैसी इमेज नहीं बनती, बल्कि एक बिखरी हुई और एक जो है वो स्कैटर्ड इमेज बनती है। हम देखते हैं ना कि जब फोबिया पे इमेज बनेगी एक फोकस के साथ, एक फोकल पॉइंट जो हमारा फोबिया है वहाँ पे बनेगी, तो इंडिविजुअल जो है वो देख सकेगा, हमारी आंख जो है वो किसी चीज़ को देख सकेगी। लेकिन अगर किसी वजह से कॉर्निया की गोलाई में फ़र्क आ जाए या लेंस के अंदर जो है वो उसकी जो सरफेस है वो उसका लेवल ख़राब हो जाए, अनइवन हो जाए, तो फिर जो है वो एक जगह पे जो है वो फोकस नहीं हो पाता। और इसका इलाज ये है कि फौरी तौर पे अगर बच्चों में ये मसला हो जाए तो उनको एक प्रॉपर अच्छे वाले जो रीजनेबल लेंस है, अप्रोप्रिएट लेंस, अच्छा नहीं मतलब अप्रोप्रिएट लेंस जो उनको चाहिए, उसकी उनको ऐनक लगा देनी चाहिए, ताकि उनका जो फोकस है ना वो ठीक हो सके। अब ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि जो एक नॉर्मल आई है उसके अंदर जो ये इमेज, ये देखें यहाँ यहाँ पे फोकस कर रही है, एक फोबिया है, यहाँ पे ये इमेज बन रही है, ये देख लें, ये जो येलो स्पॉट जिसको हम कहते हैं, जबकि यहाँ पे वो फोकस नहीं हो रही, ये देखें स्कैटर्ड है, या यहाँ पे बन रही है या यहाँ पे बन रही है, मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि आंख की जो है वो कर्वेचर, ये देखें आगे से इसका बिल्कुल ठीक है। मैं तो आपको थोड़ा सा और इधर को करके दिखाती हूँ। तो इसका जो है वो आंख का जो कर्वेचर है वो वहाँ से रेटिना का बिल्कुल ठीक है, जबकि इसका जो है वो थोड़ा सा, ये देखें ये कर्वेचर बिल्कुल गोलाई उसकी सही है, जबकि इसकी गोलाई आगे से थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है। तो इस वजह से जो है वो आंख का जो इमेज है उसका फोकस जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, इसके आगे हम देखते हैं स्क्विंट। अगला जो हमारा डिसऑर्डर आ जाता है वो है स्क्विंट। स्क्विंट का मतलब है भैंकापन। आपने अक्सर देखा होगा ना, कुछ लोग जो हैं उनका उनकी जो आंखें हैं वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पा रही होती। हमारी जो लेफ्ट और राइट आई है वो एक ही पॉइंट पे फोकस करती है और हम दोनों आंखों से इकट्ठा एक इमेज को देखते हैं। लेकिन स्क्रीन में ये होता है कि आपकी जो आंखें हैं वो फोकस नहीं कर पाती किसी एक पॉइंट पे। ये आप इमेज में देखें इसकी, कि जो इसमें समटाइम ऐसा होता है कि जो ये पैदाइशी नक्स होता है कि कुछ जो आई के मसल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चा जो है वो दोनों आंखों को एक साथ किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाता, कि वो अनएबल टू फोकस ऑन वन पॉइंट। तो उसकी एक आंख जो है वो कहीं और देख रही होती है और दूसरी आंख जो है वो कहीं और देख रही होती है। नॉर्मल आई में मैंने पहले भी बताया कि हमारी दोनों आंखें राइट और लेफ्ट एक ही पॉइंट पे फोकस कर रही होती हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि एक आंख जो है वो बिल्कुल सही एक ही जगह पे बिल्कुल सामने देख रही है, लेकिन ये एक आंख जो है ये अंदर की तरफ देख रही है, ये आंख बाहर की तरफ देख रही है, ये ऊपर है और ये नीचे है, यानी अंदर बाहर ऊपर नीचे। ये चारों जो है ये स्किन की फॉर्म्स हो सकती हैं कि एक आंख बिल्कुल ठीक है जबकि बाकी आंखें जो हैं वो उनके जो लेंस हैं वो इधर उधर जो है वो मूव कर रहे हैं, और इससे फिर ये होता है कि फोकस नहीं हो पाता, कोई एक आंख एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हो पाता दोनों आंखों का, तो जो विजन है उसमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारा डिसऑर्डर है वो है कैटरैक्ट, जिसको हम आम जुबान में मोतिया कहते हैं। अच्छा, ये जो कैटरैक्ट है जिसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं, या आप इसको इसमें तस्वीर में देखें, ये एक हेल्दी आई है, इसका बिल्कुल साफ क्लियर लेंस है, ये देखें बड़ा खूबसूरत सा और ट्रांसपेरेंट सा। लेकिन अगर ये जाला सा आ गया इसके ऊपर, ये जो कैटरैक्ट है या सफ़ेद मोतिया है, इसको आम जबान में जाला कहते हैं। तो ये देखें, ये क्लाउडी हो गया है, बादल की तरह से उसके ऊपर एक धुंधलापन आ गया, ये देखें लेंस क्लाउडेड बाय कैटरैक्ट। कि ये ऊपर वाला देखें आप कितना क्लियर है, लेकिन जो जिसको कैटरैक्ट हो गया है वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है, और ये आमतौर पे ओल्ड एज में होता है। और डायबिटीज़ भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है, जिन जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस मोतिये का। और इसके अलावा एक्सरेज भी जो हैं ये भी नुकसानदेह आँख के लिए मोतिये की वजह बन सकती है। फिर इसके अलावा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो माइक्रोवेव के चूल्हे होते हैं ना उनको भी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर से भी कुछ ऐसी रेस निकलती हैं जो कि नुकसान पहुँचाती हैं। अच्छा, अब अगला हमारा रह गया है ग्लूकोमा।
जो हमारा लास्ट वाला है। और ग्लूकोमा को हम काला मोतिया भी कहते हैं। अभी हमने जो कैटरेक्ट पढ़ा वो सफेद मोतिया था, ये ग्लूकोमा काला मोतिया है। जो कैटरेक्ट है उसका जो है वो इलाज हो जाता है और वो लेंस को क्लियर कर दिया जाता है या लेंस को चेंज कर दिया जाता है। अच्छा, ग्लूकोमा जो है ये इसको काला मोतिया कहते हैं और ये है डैमेज टू ऑप्टिक नर्व। हमने पढ़ा था ना कि जो रेटिना है उससे फिर ऑप्टिक नर्व जो है वो निकलती है और जो इमेज है उसको लेके हमारे ब्रेन की ऑक्सीपिटल लोब में जाती है। तो अब आप ये देखें कि जो नॉर्मल हेल्दी आई है उसके अंदर जो प्रेशर पड़ रहा है वो एक डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, जबकि यहाँ पे जो बाहर से फ्लूइड का या किसी भी चीज़ का जब प्रेशर पड़ रहा है तो वो ये देखें इसको हर तरफ से पुश कर रहा है। आप इसकी इसकी ये देखें, इसकी जो वेन्स है इसके अंदर उनको ब्लड वेसल्स को जो है वो प्रेशराइज कर रहा है और उसकी वजह से फिर वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज पहुंचाता है। तो इसको ग्लूकोमा कहते हैं। और ये आमतौर पे ये जो इस बीमारी के अंदर जो इंसान है उसको जो आर्टिफिशियल लाइट वो देखता है उसके इर्द गिर्द उसको एक समझ लें कि रोशनी का एक सर्कल सा हाला सा नजर आता है। रूटीन में जो आंख के अंदर ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर, वो आहिस्ता आहिस्ता आंख से फ्लो आउट करता जाता है और उसकी जगह फ्रेश जो है विट्रस ह्यूमर जो है उसकी जगह लेता जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि विट्रस ह्यूमर जो है वो अपनी वो अपना फ्लो जो है वो बरकरार नहीं रख पाता और आंख के अंदर ज़्यादा देर तक मौजूद रहता है और उसकी वजह से फिर ये होता है कि पॉइजनस सब्सटेंसेस जो है वो पैदा हो जाते हैं और जिसकी वजह से आंख के अंदर प्रेशर जो है वो ज़्यादा बन जाता है। इस प्रेशर की वजह से जो है फिर वो रेटिना को लॉस होता है और रेटिना के लॉस के साथ साथ फिर ऑप्टिक नर्व को भी लॉस होता है। और ये आमतौर पे इसका जो इलाज है वो पॉसिबल नहीं है कि आमतौर पे जो है ना ये ब्लाइंडनेस की तरफ लेके जाता है ग्लूकोमा जो है। तो ये मेरा ख्याल है ये सारी जो बीमारी है अगर तो वक्त पे इसको डायग्नोस कर लिया जाए तो आई ड्रॉप्स की वजह से इसकी जो है वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। लेकिन जो है इसकी जो शिद्दत है दूसरी बीमारियों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता विजन जो है उसका लॉस हो जाता है, वक्त पे पता नहीं चलता, तो फिर उसको रिकवर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे जो हैं वो आँख के या विजुअल डिसऑर्डर्स हैं। अब हमारा जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है वो है हमारे डिसऑर्डर ऑफ हियरिंग या हियरिंग डिसऑर्डर्स। इसमें सबसे पहला है डेफनेस। ये पैदाइशी होता है आमतौर पे, कोई ऐसा नक्स कान के अंदर या उसके पूरे जो है वो, तो कॉन्जेनिटल ऑडिटरी डिफेक्ट का मतलब है जो कि पैदाइशी मौजूद होता है। तो इसमें ये होता है कि आमतौर पे ये क्योरेबल होता है, जो है क्योर हो जाता है अगर अर्ली एज पर डायग्नोस कर दिया जाए। और ऑडिटरी एड के ज़रिए जो है, इसको आपने देखा होगा ना, हियरिंग एड भी जिसको कहते हैं, वो एक आला सा होता है जो कि लोग लगा लेते हैं कान पे और उससे जो है वो डिफरेंट किस्म की साउंड जो है वो उसको सुनाई देती हैं। तो इसका हियरिंग एड्स के ज़रिए इसका इलाज किया जाता है। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है टिनाइटस। टिनाइटस बेसिकली एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है, जैसे कोई टिंगलिंग हो रही है या जो है किसी किस्म की विस्लिंग हो रही है। तो उसकी सब्जेक्टिव का मतलब है कि वो बाहर मौजूद नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल जो है जो इससे सफ़र कर रहा है उसके कानों में ये इस तरह की आवाज़ आ रही है, कोई बेल बजने की आवाज़ आ रही है या कोई हल्की सी कि जैसे कोई मक्खी बोल रही है, जू जू कर रही है, या शां शां की आवाज़ आती है कुछ लोगों के कानों में। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हैं जो कि एनवायरनमेंट में तो मौजूद नहीं है लेकिन इंडिविजुअल उनको सुनता है, तो उसको टिनाइटस का कहा जाता है। और ये बड़ी अनप्लेजेंट जो है वो साउंड्स होती हैं जो कंटिन्यूसली जो है वो मौजूद रहती हैं। और फिर इसका इलाज किस तरह से, किसको डिफरेंट तरीक़ों से मैनेज किया जाता है डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए। और आमतौर पे ये ओल्ड एज में जो है वो होती है। मेरे पास भी एक इस तरह से ऐसे पेशेंट आए थे
तो उनको मैंने फिर रिकमेंड किया था फिजिशियन की तरफ। लेकिन इनकी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ये होती है कि आप जितना हो सके उनको इग्नोर करें और आप इस चीज़ को समझ लें। एक आपके अंदर अवेयरनेस पैदा की जाती है कि ये जो आवाज़ें हैं ये एनवायरनमेंट में नहीं है, ये हमारी बीमारी है। तो इस तरह से इसकी डिफरेंट तरीक़ों से मैनेजमेंट की जाती है। अच्छा, तो थर्ड डिसऑर्डर है वो है हाइपर एस्थीसिया। हाइपर का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाना, यानी जो कान है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाते हैं और बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी आवाज़ें जो एक नॉर्मल हेल्दी कान नहीं सुन सकता वो भी इनको आने लग जाती हैं। और जाहिर है ये चीज़ें फिर इरिटेशन और प्रॉब्लम्स का और डिस्टर्बेंस का बायस बनती हैं। और कानों में दर्द और जो है ना वो इस तरह की आवाज़ें, क्योंकि बहुत बारीक सी जैसे एक आवाज़ आ रही है जिसको आप डिटेक्ट भी आमतौर पर नहीं कर पाते, लेकिन वो मुसलसल जो है वो आपको आ रही है और कान एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये इसको हम हाइपर एस्थीसिया कहते हैं। फिर नंबर 4 पे आ जाता है डैमेज। डैमेज आपको याद होगा जब हम कान का पर्दा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये कान का जो पर्दा है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो कान का कोई भी हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाए, ख़ास तौर पे तो कान का जो पर्दा जो सबसे सेंसिटिव है, तो वो भी जो है हियरिंग में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है। और जो है फिर कान में दर्द शुरू हो जाता है, सुनने में जो है वो प्रॉब्लम आती है। और जो है वो इंडिविजुअल जो है फिर जो हल्की आवाज़ें हैं ना, बारीक आवाज़ें, उनको नहीं सुन सकता। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो नॉर्मल हाइट की, नॉर्मल थ्रेशोल्ड की आवाज़ें हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें हैं, वो भी सुनना जो है वो बंद हो जाता है। क्योंकि जब जाहिर है पर्दा जो है वो डैमेज हो जाएगा तो फिर जो हियरिंग है पहले हल्की आवाज़ों की डैमेज होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल आवाज़ों की भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रिकॉशंस जो हैं इसके बाद हमें बताई जाती हैं कि डॉक्टर्स हमें कौन सी प्रिकॉशंस बताते हैं कि हमने अपनी आँख को और उसको प्रोटेक्शन के लिए हमने यूज़ करनी है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक डिफरेंट जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके हम जो है आँख को और कान को डैमेज से बचा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी मेजर्स हैं उनको हम देखते हैं। नंबर 1 पे एक तो उनको अपने कानों और आँखों को धोना चाहिए साफ फ्रेश पानी से। ताकि जो गर्दो गुबार, मिट्टी, धूल, जरासीम है वो साफ हो जाए। नंबर 2 जो है, जो आम सादा ड्रॉप्स होते हैं जो कि नॉर्मल सेल वाटर होता है, उसके ड्रॉप्स जो हैं वो आंखों में डालने के लिए, कान में डालने के लिए यूज़ करने चाहिए, लेकिन जो है वो उसके बगैर नहीं, डॉक्टर की हिदायत के बगैर नहीं। फिर उसके बाद क्या है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट से और बहुत ज़्यादा डिम लाइट से जो है ना वो उसमें काम करने से बचना चाहिए। कि ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में आप काम कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा डल लाइट में, डिम लाइट में जो है वो आप काम कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। बिल्कुल इसी तरह जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जो किताब है या कोई, या अगर आप टीवी देख रहे हैं तो उसका जो फासला है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए जितना कि एक्सपर्ट्स बताते हैं। बहुत करीब से या बहुत दूर से देखने पे आपकी आंखों पे, आपकी बीएन पे इसका असर पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है कि बहुत लाउड आवाज़ें या उनसे बचना। आपने देखा होगा ना कि बहुत से लोग जो हेडफोन लगा के गाने सुन रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, ड्रामास देख रहे होते हैं, तो उनके कान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। और टीवी जो है ये तो बहुत ज़्यादा बताते हैं कि अवॉइड वाचिंग टीवी फ्रॉम वेरी नियर। कि बहुत करीब से जो है वो आपने टीवी को नहीं देखना, उसका भी एक मुनासिब सा जो है वो फासला होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है कान में कोई भी नोकदार चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं आपने घुसानी।
कोई भी चीज़ जो है, ख़ास तौर पर नोकदार चीज़ जो है कान में नहीं आपने डालनी, वो आपके कान के पर्दे को डैमेज कर सकती है। अच्छा, ये ऊपर एक हमने प्रिकॉशनरी मेजर पढ़ी थी ड्रॉप्स, तो ड्रॉप्स का ये कहा जाता है कि आपने बिल्कुल ड्रॉप्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस आपने नहीं डालने। आंख और कान का इलाज खुद से नहीं करना होता आपने, बस सिर्फ आप उसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें ड्रॉप नहीं डाल सकते। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा इसको क्लियर कर दूं कि ये ना हो कि आप ड्रॉप्स देख के तो खुद से कोई ड्रॉप्स डालना शुरू कर दें। एनीवेज, ये था हमारा कि आंख और कान को किस तरह से डैमेज से के उसके कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, और उनको किस तरह से हम डिफरेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ अपने कानों और आंखों को इस नुकसान से बचा सकते हैं। तो होपफुली ये आपको फ़ायदा देगा। ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।